एवरीवन, बायोलॉजी के इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर, यानी कि ये बायोलॉजी का सेकेंड सीरीज़ है जो हम पढ़ेंगे। तो चलिए, इसका हेडिंग है स्वास्थ्य विज्ञान। इसमें बीमारी और संबंधित अंग है, उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो शरीर के अंग है, संबंधित बीमारी है। तो जोड़ों की सूजन को कहते हैं आर्थराइटिस, गले को कहते हैं डिप्थीरिया, चमड़ी के रोग को कहते हैं जॉन्डिस या पीलिया, छाती के रोग को कहते हैं प्लेरिसी और दांत या मसूड़े के रोग को कहते हैं पायरिया। जोड़ों में होने वाले रोग को कहते हैं गठिया या रेयूमेटिज्म। ठीक है, इधर भी है। आंखों के रोग को कहते हैं मोतियाबिंद या ग्लूकोमा ट्रेकोमा। पैंक्रियाज के रोग को डायबिटीज़, थायराइड ग्रंथि के रोग को गॉइटर यानी कि गंडमाला और स्पाइनल कार्ड तथा स्पाइनल कार्ड तथा फेफड़े की बीमारी को कहते हैं मस्तिष्क मेनिंजाइटिस, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस। और समस्त अंग जैसे आंत में टाइफाइड होता है, हड्डियों में रिक्टस होता है। ठीक है, यहाँ मैंने स्पाइनल कार्ड तथा मस्तिष्क को एक ही में पढ़ लिया। तो ये मेनिंजाइटिस है, फेफड़े में होता है निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, फिर इधर देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी कि कुछ ग्लैंड्स हैं और इनके ग्रंथि है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में कॉर्निसोमेटोट्रोपिक होता है, तो ये शरीर की वृद्धि का नियंत्रण करता है। थायरोट्रोपिक होता है, ये थायरॉक्सिन के निर्माण को नियंत्रित करता है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक होता है, कार्टिसोल को नियंत्रित करता है। ये गोनेडोट्रोपिक होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल के विकास को तथा वृषण कोष में शुक्राणुओं के निर्माण को उद्दीपित करता है। ठीक है, अंतरालीय उत्तेजक है, ये एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन के स्राव को तथा टेस्टोस्टेरोन के स्राव को उद्दीपित करता है, यानी कि बढ़ाता है। अब ये है प्रोलैक्टिन, ये दुग्ध स्राव को नियंत्रित करता है तथा सगर्भता की दशा में कार्पस लूटियस को बनाए रखता है। एंटीडायूरेटिक होता है, ये वृक्क द्वारा निष्कासित जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिक होता है, ये प्रसूति के समय गर्भाशय के संकुचन को उद्दीपित करता है तथा स्तनपान के समय दुग्ध स्राव को बढ़ाता है। और थायराइड ग्लैंड के हैं से संबंधित है, तो थायरॉक्सिन है, ये ऊतकों की रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करता है, ऑक्सीकरण क्रिया को बढ़ाती है तथा शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। ठीक है, फिर है पैराथायराइड ग्लैंड, तो इसमें पैराथोमोन होता है, ये कैल्शियम उपापचय को तथा रक्त और अस्थि के कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। फिर थाइमस है, ये एंटीबॉडी उत्पन्न करने तथा शरीर में इम्यूनिटी बनाए रखती है। और फिर एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन होता है, ये रक्त दाब को बढ़ाता है। फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है, एलोस्टिरोन होता है, कार्टिकोस्टेरोन होता है, ये सभी उपापचय वृद्धि का कार्य करते हैं। फिर लैंगरहैंस की दीपिकाएँ इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण करती हैं। ठीक है, चलिए, ये रोग है और किसके कारण, यानी कि कौन सा चीज़ नहीं लेंगे हम, किसके अभाव में कौन सा रोग होगा, ये देखते हैं। तो रोग है एक तरफ अभाव है। तो पहले गलकंड है, ये आयोडीन की कमी से होता है। और रक्तता लौह तत्व की कमी से, बेरी विटामिन B1 की कमी से, पेलाग्रा विटामिन B5 की कमी से। और फिर चियालोसिस, ये विटामिन B2 की कमी से होता है। प्रोडासी और रक्तता विटामिन B12 की कमी से होता है। फिर क्वाशियोरकार, ये प्रोटीन की कमी से। दंत क्षय फ्लोरीन की कमी से। केटिनिज में, यानी बच्चों में, ये थायरॉक्सिन की कमी से होता है, ये हार्मोन है। बंधता विटामिन E की कमी से होता है। फिर इधर भी स्कर्वी रोग होता है, विटामिन C की कमी से। रक्तस्राव विटामिन K की कमी से होता है। सूखा रोग यानी कि रिकेट्स, बच्चों में विटामिन D की कमी से। फिर अस्थि मृदुता यानी कि ऑस्टियोमेलेसिया, ये विटामिन D की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन A की कमी से। मिक्सोडेमा वयस्कों में, यानी कि अडल्ट लोगों में जो 18 से ऊपर हैं, उनमें थायरॉक्सिन की कमी से होता है। शुष्क अक्षिपाक होता है, विटामिन A की कमी से। मैरास्मस होता है, प्रोटीन की कमी से। मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। फिर इसमें जीवाणु जनित रोग हैं, तो एक तरफ रोग है और एक तरफ जीवाणुओं के नाम है। तो टीबी यानी तपेदिक होता है बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस से। फिर विषाणु का पेचिश का जीवाणु है बैसिलस डायसेंट्री होता है। प्लेग का जीवाणु बैसिलस पेस्टिस होता है। टिटनेस का जीवाणु बैसिलस टिटैनी होता है। निमोनिया का
जीवाणु डिप्लोकोकस होता है। सूजन यानी कि गोनोरिया का जो जीवाणु होता है गोनोकोकस नेसेरिया होता है। फिर इधर भी है कुष्ठ यानी कोढ़ के जीवाणु को माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोरी कहते हैं। फिर हैजे के जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरी। सिफिलिस अंतःशंख के जीवाणु का नाम है टेस्पिनोमा पैलेडियम। फिर मेनिनजाइटिस के जीवाणु का नाम है मेनिंजोकोकस। कुकर खांसी का यानी काली खांसी का जीवाणु। फिर अंत्र ज्वर का होता है बैसिलस टाइफस होता है। फिर इधर ऊपर हमने जीवाणु देख लिया, हम नीचे देखते हैं विषाणुओं के बारे में। तो चेचक का वेरिसोला जोस्टर होता है। छोटी चेचक का वेरियोला होता है। सन्निपात ज्वर का रेबीज होता है। डेंगू का इन्फ्लुएंजा होता है। साधारण सर्दी का साल्जेम्स वायरस होता है। ठीक है। फिर पोलियोमाइलिटिस का एंटोवायरस होता है। फिर एड्स मानव प्रतिरक्षी हीनताजन्य वायरस मम्स कनफड़ी का मम्स वायरस होता है। पीलिया का आरएनए वाहक होता है वायरस होता है। फिर खसरे का निक्सो वायरस होता है। फिर प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? तो अमीबी पेचिस होता है। एंटामीबा हिस्टोलेटिका की कमी से के कारण होता है। मलेरिया में प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है। काला आजार में लिस्मैनिया डेनोवोनेवाई होता है। डायरिया में जो प्रोटोजोआ होता है वो होता है जियार्डिया इंटेस्टाइन। फिर अफ्रीकी निद्रा रोग में होता है ट्रिपेनोसोमा गैम्ब्रियंस। फिर पायरिया में होता है एंटामीबा जिंजीवैलिस होता है। जिंजीवैलिस यहाँ कट गया है तो ये जिंजीवैलिस है। हेलमिंथीस की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रोग है एक तरफ हेलमिंथीस के नाम है। तो फाइलेरियासिस होता है। बाउचेरिया ब्रैंकाफ्टाई से। फिर सिस्टोसोमियासिस भी इसी के वजह से होता है। एस्केरियासिस होता है एस्केरिस लुब्रिकाइडिस से। बहुत डिफिकल्ट नेम है। टारिकिनोसिस होता है टारिक्यूरिस ट्रिचुरा से। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ सामान्य विज्ञान है। तो जैसे कोशिका है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, जीन है, हार्मोन्स है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। दो लाइन, ज़्यादा नहीं। कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सभी जीवधारियों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली बाह्य लचीली और अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जो कोशिका को चारों ओर से घेरी रहती है। यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है तथा बाहरी वातावरण से अलग करती है। ठीक है। कोशिका भित्ति में सेल वॉल में क्या होता है? तो यह केवल पौधों में पाई जाती है या प्लाज्मा झिल्ली के बाहर आवरण के रूप में पाई जाती है। यह दृढ़, कठोर और सामान्यतः सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है? यह कोशिका झिल्ली के भीतर अर्ध पारदर्शक पदार्थ होता है। इसमें अनेकों सजीव तथा निर्जीव रचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है। जीन क्या होता है? तो वंश परंपरा के लक्षणों को निश्चित करने में गुणसूत्र सिद्धांत यानी क्रोमोसोम थ्योरी की चर्चा की जाती है। अतः क्रोमोसोमों पर बहुत से जीन लगे होते हैं जो डीएनए रसायन से बने होते हैं। एक व्यक्ति से जैसे जीन्स का मेल होता है उसका चरित्र भी उसी प्रकार का बनता है। व्यक्ति के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है क्योंकि वंश परंपरा तथा विकास जीन्स के द्वारा ही होता है। ठीक है। अब चलते हैं हार्मोन्स पे। तो मानव शरीर में नली रहित ग्रंथियों से जो रस स्रावित होते हैं उसे हार्मोन्स कहते हैं। ये पिट्यूटरी, पैंक्रियास, थायराइड आदि ग्रंथियों से निकलते हैं। ठीक है। इनसे पाचन, विकास, हड्डी का मजबूत होना आदि क्रियाएं होती हैं। मानव में जनन ग्रंथियां कौन सी होती हैं? तो पहला अंडाशय है। इससे एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है और एस्ट्रोजन ऋतुस्राव को नियंत्रित करता है तथा स्त्री जननांग स्त्री में लैंगिक गुणों का विकास करता है तथा प्रोजेस्टेरॉन जो होता है उसके प्रभाव से ऋतुस्राव रुकता है। ठीक है। वृषण पढ़ते हैं। इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। यह पुरुष के लैंगिक गुणों का विकास करता है तथा शुक्राणु का विकास करता है। संतुलित आहार पे आते हैं। तो वह विशेष आहार जिसमें शरीर की वृद्धि तथा मरम्मत को ठीक करने के लिए भोजन के सभी आवश्यक घटक उचित मात्रा में उपस्थित हो संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है। संतुलित आहार निर्धारित करते समय निम्न बातें हैं जो ध्यान रखने हैं। पहला है इसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक
उचित मात्रा में हो। दूसरा, भोजन के आवश्यक घटकों में अनुपात निश्चित होना चाहिए, जैसे कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का अनुपात जो होता है 1:4 का होना चाहिए। यानी कि प्रोटीन 1 मतलब कम हो, वसा भी कम हो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ज़्यादा हो प्रोटीन और वसा से। और फिर थर्ड है कि भोजन सुपाच्य तथा आयु के अनुसार होना चाहिए, जैसे शिशुओं को मंड रहित भोजन यानी आहार देना चाहिए। फिर फोर्थ है, एक औसत वयस्क को प्रतिदिन 3500 कैलोरी की आवश्यकता होती है, एक एडल्ट ह्यूमन को, यानी कि जो 18+ है। भोजन के मुख्य घटक हैं तो इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं। इनमें शर्करा, ग्लूकोज तथा मंड होता है। यह शरीर को आवश्यक ऊर्जा तथा आधा भाग प्रदान करते हैं, ठीक है, और शरीर का उचित ताप बनाए रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः शहद, चीनी, आलू, चावल, अनाज, डबल रोटी, सूखी मटर तथा फलियों आदि में पाया जाता है। प्रोटीन देखते हैं, सेकंड है, तो प्रोटीन वे यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा अधिक मात्रा में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। कुछ प्रोटीनों में गंधक तथा फास्फोरस भी पाया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति में प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनकी कमी से शरीर पूर्णतः कमज़ोर हो जाता है। प्रोटीन मुख्यतः दूध, अंडा, मछली, मांस तथा दालों में पाया जाता है। और फिर वसा है, थर्ड है, वसा और तेल। तो वसा और तेल में भी कार्बोहाइड्रेट के घटक पाए जाते हैं तथा ये भोजन के मुख्य स्रोत होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट से दुगुनी ऊर्जा देते हैं। उनकी कमी से कई रोग हो जाते हैं, ठीक है। और फिर इनको अधिक मात्रा में लेने से शरीर में त्वचा के नीचे जमा होकर ये मोटापा भी बढ़ाते हैं। इसलिए कहते हैं लोग फैटी चीज़ें मत खाओ, यानी कि वसा और तैली ऑयली चीज़ कम खाओ। विटामिन की खोज 1881 में लुनीन ने की थी। विटामिन कार्बनिक पदार्थ है जिनकी अत्यल्प मात्रा शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह प्राकृतिक खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं। यह शरीर के नियामक तथा स्वास्थ्योन्नत पदार्थ कहे जाते हैं। विटामिन शारीरिक क्रिया को चलाने तथा स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक है। प्रत्येक विटामिन शरीर में एक विशेष काम करता है। इनकी कमी से शरीर को रोग हो जाते हैं और शरीर का विकास अच्छी तरह से नहीं होता है। यह कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण है और इनके नाम है A, B, C, D, E, K, P। अब विटामिन ए पढ़ते हैं। अब विटामिन को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। तो विटामिन ए है तो इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। यह विटामिन कार्ड और शार्क मछली के यकृत, तेल, मक्खन, अंडा और हरी सब्जियों में पाया जाता है। यह विटामिन शरीर की वृद्धि के लिए अत्यधिक आवश्यक है। यह त्वचा तथा कोमल अंगों की रक्षा करता है। विटामिन ए आंखों को संक्रमण से बचाकर रखता है। इसकी कमी से जीरोप्थेल्मिया तथा रतौंधी रोग हो जाता है। शरीर की वृद्धि भी मंद हो जाती है, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि B1, जिसे थायमिन कहते हैं, B2 राइबोफ्लेविन कहते हैं इसे। तो यह विटामिन मुख्य रूप से अनाज, खमीर, हरी सब्जियों तथा अंडे में पाया जाता है। इसकी कमी से बेरी तथा अल्पता रोग हो जाता है। ये कट गया है। विटामिन B12 क्या है? साइनोकोबालेमिन कॉम्प्लेक्स है। ये विटामिन B12 में घटक होते हैं। दूध, अंडा, मांस, मक्खन, अनाज, हरी सब्जियां, इनसे ये विटामिन B12 प्राप्त होता है। यह शारीरिक वृद्धि तथा रक्त को नियंत्रित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर है विटामिन B12 की कमी से अरक्तता, पेलाग्रा रोग होते हैं। शरीर भी असामान्य हो जाती है। विटामिन सी पढ़ते हैं। इसको एस्कॉर्बिक नाम है विटामिन सी का रासायनिक नाम। यह विटामिन मुख्यतः नींबू, संतरा तथा ताज़ा फलों में पाया जाता है। बच्चों के लिए माँ का दूध विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। इसकी कमी से स्कर्वी, अरक्तता, वृद्धि मंदता, रुधिर स्राव आदि रोग होते हैं और शरीर में संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। यह विटामिन कॉड तथा शार्क मछली के यकृत, तेल, मक्खन, अंडा और सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। यह हड्डियों और दांतों की वृद्धि तथा मजबूती के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग, रिकेट्स और वयस्कों में अस्थि मृदुता हो जाता है। विटामिन ए को टोकोफेरॉल कहते हैं। ये अनाजों, बीजों, अंडा और हरी सब्जियों में विटामिन ई पाया जाता है। इसकी कमी से यानी कि विटामिन ई की कमी से बंधता
यानी कि संतान उत्पत्ति शक्ति में कमी हो वाला रोग हो जाता है। विटामिन के में को नैप्थोक्विनोन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन के का? नैप्थोक्विनोन। यह विटामिन मुख्यतः हरी सब्जियों में पाया जाता है। तो फ्रेंड चलिए ये भी पढ़ लेते हैं, आज विटामिन को कंप्लीट कर लेते हैं। और रुधिर का थक्का बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा कौन करता है? विटामिन के। विटामिन पी पढ़ते हैं, यह विटामिन सी के साथ पाया जाता है विटामिन पी। इसके कार्य भी विटामिन सी से जुड़े होते हैं। यह विटामिन सी के कार्यों में मदद करता है और रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है। अब अकार्बनिक लवण पढ़ लेते हैं। ये जो हम लोग पढ़ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फिर विटामिन, उसमें पांचवा है कार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण। तो कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, लौह, गंधक, क्लोरीन तथा आयोडीन के लवण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हैं। ऊतकों के निर्माण तथा शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, लास्ट है सिक्स्थ, पानी यानी जल, वाटर। आयतन की दृष्टि से हमारे शरीर का 70% भाग पानी से बना है। बाहर की दृष्टि से शरीर का 2/3 भाग पानी से बना है। पानी भोजन के पाचन और अवशोषण में सहायक है। यह शरीर का ताप नियंत्रित कर रखता है और अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में सहायता करता है। तो फ्रेंड आज बस इतने पे रोक लगाते हैं। आगे के लेक्चर फिर रिकॉर्ड करके डालूँगी वीडियो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।